हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में भय का माहौल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है क्योंकि कल रात में आपने देखा कि अमेरिकन मार्केट में वापस से गिरावट हो गई। तो भैया गिरावट क्यों हुई? उसके अलावा अमेरिका में रिसेशन की बात कही जा रही है और ये रिसेशन की बात कहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 2008 में रिसेशन आएगा इसको सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था। तो आप समझ लीजिए जिस इंसान ने 2008 में रिसेशन आएगा सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था वो अगर ये बात कह रहे हैं तो कितना भय हो सकता है। और उसके अलावा एक जो न्यूज चल रही है वो ये है कि 2008 के बाद अगर ऐसा हुआ तो एक सबसे बड़ा मर्जर होगा। तो वो कौन सा मर्जर है जो ऐसा कहा जा रहा है कि 2008 की क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा मर्जर हो सकता है? तो जानेंगे सब, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम वीडियो के लास्ट में आपको ये बताएंगे जो कि मैं रोज कह रहा हूं। सबसे पहले तो डरना मना है। कोविड के समय भी जब कोविड आया था हम आपको हमेशा यही बताते थे डरना मना है। रशिया यूक्रेन हुआ तब भी हमने कहा डरना मना है, क्योंकि ये सब चीज एक लर्निंग होती है और उस लर्निंग को अगर हम समझ के आगे बढ़ते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। सेम कहानी मार्केट में हर दिन हर वक्त कुछ नया होता रहता है। जैसे अभी रिसेशन, मार्केट में मंदी, गिरावट, न जाने क्या क्या बातें कही जा रही है। तो हम उन चीजों को अच्छे से समझेंगे और आप अभी से कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। जब हम कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, ये थोड़ी सोच के लगाते हैं कि एक्सीडेंट ही होगा, जस्ट सेफ्टी के लिए। तो उसी चीज को हम कैसे करेंगे उसको भी हम लास्ट में बताएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन हिट कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपको पता चल सकेगा और आप उसका पूरा फायदा ले सकेंगे। हमसे जुड़ जाएं, जहां हर मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले मार्केट की वीडियो बनाते हैं और वो सिर्फ टेलीग्राम पे देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, फायदा रहेगा। उसके अलावा भी टेलीग्राम में लाइव मार्केट में भी बहुत कुछ देते हैं, तो जुड़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, क्या रिसेशन आने वाला है? क्या 2023 के अंत में रिसेशन आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। और उससे पहले ये जो घटना अमेरिका में चल रही है उसकी मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और कल वाली वीडियो जहां पर मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि ये गलती बिल्कुल ना करना, वो तो सबसे पहले देख लीजिएगा। तो अमेरिका के 3 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, सिलिकॉन वैली बैंक, फिर सिग्नेचर बैंक और तीसरा सिल्वर गेट बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक की पूरी डिटेल मैं आपको बताया था, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और यहां पर शॉर्ट में समझे तो बैंक को लिक्विडिटी इशू था, मतलब डिपॉजिट ज़्यादा आ गया था और लोन कम डिसबर्स हुआ था, क्योंकि बैंक की कमाई लोन से होती है। तो ये लिक्विडिटी इशू हुआ सिल्वर गेट बैंक को। इन्होंने 8 मार्च को अनाउंस किया कि ये लिक्विडिटी इशू के कारण हम अपने ऑपरेशन को वाइंड अप करें, यानी सबको समस्या मोटा मोटा सेम। सिल्वर गेट बैंक मेजर क्रिप्टो लेंडर था, इकोनॉमी स्लोडाउन की वजह से लिक्विडिटी इशू इन्हें भी आया। इसके बाद 12 मार्च को रेगुलेटर ने सिग्नेचर बैंक को क्लोज कर दिया सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से। सिस्टमैटिक रिस्क को ऐसे समझिए कि अगर किसी एक सेक्टर या इंडस्ट्री में कोई चेंज आता है जिससे उस सेक्टर या इंडस्ट्री के सभी कंपनी पे निगेटिव असर होता है, तो ऐसे रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। तो जब सिलिकॉन के सबसे बड़े बैंक को लिक्विडिटी इशू हुआ तो दूसरे बैंक भी उससे अछूते नहीं रहे और अपने ऑपरेशन को बंद कर रहे थे। तो रेगुलेटर को लगा कि ये लिक्विडिटी इशू इसलिए शायद है तो सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स हो सकता है, तो पहले ही क्लोज कर दिया। तो इन कोलैप्स को देखते हुए ग्लोबली सभी बैंक क्या हो गए, रेड अलर्ट पे आ गए। फिर नंबर आया क्रेडिट स्विस बैंक का। तो अब तक आप सिस्टमैटिक रिस्क, बैंकिंग सेक्टर में पैनिक की वजह समझ चुके हैं। अब समझते हैं क्रेडिट स्विस बैंक में। तो 14 मार्च को क्रेडिट स्विस ने अपने एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया। बताया कि मटेरियल वीकनेस है, मतलब बैंक स्कैंडल से रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे बता दूं कि ये बैंक कई स्कैम में पहले भी फंस चुका है, जैसे टूना बोर्ड लोन स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, ग्रीन सील कैपिटल कॉलेज ETC। और इन सभी स्कैंडल ये बताते हैं कि भैया इनकी क्लाइंट गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। एनुअल रिपोर्ट में मटेरियल वीकनेस एक पैनिक की वजह था और इसके अलावा लिक्विडिटी इशू को देखते हुए क्रेडिट स्विस ने अपने मेजर शेयर होल्डर सऊदी नेशनल बैंक से फंड रेज करने की कोशिश की, मगर सऊदी नेशनल बैंक ने फंड देने से मना कर दिया। मना करने की वजह थी रेगुलेशन,
तो सऊदी नेशनल बैंक के मुताबिक ये 10% से ज़्यादा स्टेक बाई नहीं कर सकते हैं। बैक टू बैक बैंक कॉलेप्स हो रहा था और उस पर ये क्रेडिट स्विस का तड़का, तो मार्केट में कंप्लीट पैनिक आ गया। इन सब बातों पे एक रिलीफ आया जब स्विस सेंट्रल बैंक ने $54 बिलियन का लिक्विडिटी बैकअप देने की बात की क्रेडिट स्विस को शॉर्ट टर्म के तौर पे। इसके अलावा ये भी न्यूज़ है कि रेगुलेटर क्रेडिट स्विस बैंक को मर्ज करना चाहते हैं। तो अब ये क्या कहानी है, तो यूबीएस जो है इस बात में लगा है क्रेडिट स्विस के साथ, जहां पर अगर ऐसा होता है तो यूरोप का मोस्ट हिस्टोरिक बैंकिंग मर्जर होगा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। यहां पर मैं आपको बता दूं, रेगुलेटर चाहते हैं कि इन दोनों का मर्जर हो जाए, बट एज पर रेगुलेशन वो जबरदस्ती नहीं करा सकते। तो ये जो वीकेंड है सैटरडे संडे वाला, वहां पे ये दोनों बैंक भी आउट ऑफ बॉक्स मिलने वाले हैं, जहां पर बात करने वाले हैं, पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जो एक कहा था ना कि एक शख्स है जो 2008 के क्राइसिस को प्रिडिक्ट किए थे, उन्होंने भी कुछ इस मर्जर पे बात की है, कुछ चीजों को कहा है जिसको हम लास्ट में लेंगे। तो आप ये समझ लें, एक जो समझने वाली बात है जिसके कारण कल अमेरिकी मार्केट गिरे, वो ये था कि जब मार्केट में इस तरह की खबर आई तो सबसे पहले मार्केट रैली क्यों किए, मार्केट रैली किए कि अच्छा क्रेडिट स्विस को तो पैसा मिल गया, अब सब सही हो गया। लेकिन फिर जैसे ही इस मर्जर की न्यूज आई मार्केट में, जो ऑफिशियल नहीं है सोर्सेस से है, तब लोगों को समझ में आया अरे बाबा खेल बहुत खराब है, ये कहानी खराब है। तो अब समझ में आया कि नहीं, ये पैसे वैसे थोड़े दिन की माया है, ज्यादा दिन की माया नहीं है। और यही चीज जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि इस पूरी सीरीज को, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जो वीडियो मैं लगातार बना रहा हूं आपको एजुकेट करने के लिए, अगर आप उसको प्रॉपर देखेंगे तो आप पूरी राम कथा समझेंगे कि कहानी क्या चल रही है। क्योंकि जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो एक सिर्फ छोटा सा इंजेक्शन देने से बीमारी दूर नहीं होगी, वहां पे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। उस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को आप सिंपल यस बैंक के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यस बैंक कैसे डूबा, उसको सपोर्ट करने के लिए कैसे दूसरे बैंक आए, लेकिन आज भी इतने साल होने के बाद भी बैंक बाहर नहीं निकल सका है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है समझने। तो वहां पे यस बैंक सा, तो ये तो क्रेडिट स्विस दुनिया के बड़े बैंक में काउंट होता है। तो आई होप इससे आप रिलेट कर पाएंगे। यहीं पर एक और कहानी है कि सिचुएशन संभालने के लिए ऐसी ही एक प्रॉब्लम हुई फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, तो कि वो बैंक भी सिलिकॉन वैली बैंक की तरह क्राइसिस में ना आ जाए। तो क्योंकि उसमें क्राइसिस की कहानी ये हुई कि 1 घंटे में $40 बिलियन डिपॉजिटर ने विड्रॉल कर लिए। अब इस बैंक को बचाने के लिए यूएस के 11 बैंक ने अप्रॉक्स $30 बिलियन का रेस्क्यू पैकेज दिया। तो इससे ये समझ में आई कि एक बीमारी को दबाने की कोशिश करो, दूसरा आ रहा है, तीसरा बैंक आ रहा है, तो सभी बैंक को लिक्विडिटी इशू है। तो अब ये क्यों है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फंड बैंक से निकलकर ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट होने लग गए, जिसके कारण बैंक के पास फंड की कमी होने लग गई। क्योंकि बैंक का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बड़े प्रोजेक्ट पे होता है, और अगर अचानक सभी लोग पैसे निकालने लगे तो कोई भी बैंक प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब आप समझ चुके हैं कि ये रिसेशन का माहौल अचानक नहीं बना है, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ अभी आया है बाहर। और बैंक क्यों कॉलेप्स कर रहे हैं, तो बैंक का मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से। फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और उसके कारण डिपॉजिटर अपना फंड ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लग गए और बैंक में क्राइसिस आने लग गया। तो अब देखते हैं रिसेशन आने की बस बात चल रही है या कोई इंडिकेटर भी है जो हिस्टोरिकल डेटा पे दिखा रहा है कि रिसेशन आ सकता है। तो एक सिंपल सा इंडिकेटर की बात करूं तो आप यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड देख सकते हैं। जब स्टॉक मार्केट या अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में वोलेटिलिटी बढ़ता है तब लोग थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, और ऐसे कंडीशन में बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन होता है फिक्स रिटर्न कमाने के लिए। इसलिए ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से फंड निकालकर बॉन्ड बाय करते हैं, जिससे बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है और यील्ड कम होती है। और अब स्टॉक मार्केट से फंड निकलेगा तो मार्केट क्रैश करेगा ही करेगा। इसीलिए अमेरिका में ज्यादा दिखता है, अमेरिका में बॉन्ड में इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इसको आसान भाषा में समझिए कि अगर बॉन्ड का यील्ड गिरेगा तो स्टॉक मार्केट भी गिरेगा और रिसेशन भी आएगा। और बॉन्ड की कहानी को मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में समझाई थी। तो आप चार्ट पे देख सकते हैं 2018 में बॉन्ड यील्ड गिरा और रिसेशन आया, 2020 में बॉन्ड यील्ड गिरा, कोरोना आया, मार्केट गिरा। अब भी बॉन्ड यील्ड डाउनसाइड मूव कर रहा है और मार्केट गिर रहा है। इसके अलावा अगर कुछ फेमस इन्वेस्टर एनालिस्ट की रिव्यू सुने जिन्होंने 2008
की क्राइसिस प्रिडिक्ट किया था, तो वो सभी लोग वार्निंग दे रहे हैं कि क्रेडिट स्विस कोलैप्स होने वाला है। अमेरिका के इकोनॉमिक कंसल्टेंट नोरियल रूबोनी ने कहा है कि क्रेडिट स्विस इज टू बिग टू सेव्ड, मतलब भैया ये इतना बड़ा है कि इसे बचाया ही नहीं जा सकता है और कुछ भी बुरा हो सकता है। और इन्होंने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी प्रिडिक्ट किया था। अब आप समझ सकते हो कि वो बैंक मर्जर की बातें क्यों हो रही है। तो यहां तक हम लोग बैंक के प्रॉब्लम को, सिस्टमैटिक रिस्क को, रिसेशन के इंडिकेटर को, एक्सपर्ट ओपिनियन को समझ चुके हैं, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि रिसेशन आ सकता है। यहां पे थोड़ा सा और बताऊं, बैंक डूबेंगे तो सिंपली इंपैक्ट रिसेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस पे ही आएगा और कहीं नहीं जाता है। दैट्स द बिग रीजन। एक डायरेक्ट रिलेशन है बैंक डूबने और रिसेशन पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हम अभी जितनी भी बातें कर रहे हैं वो अमेरिका की कर रहे हैं, इंडिया की नहीं कर रहे। दैट्स द बिग रीजन। वीडियो की शुरुआत में एक ही चीज कहा था, लर्निंग लेनी है, डरना नहीं है, लर्निंग लेनी है, क्योंकि हमारे इंडिया के ना बैंक डूब रहे हैं और वो हर एंगल से मजबूत हैं। उनका अमेरिकी बैंकिंग के फाइनेंशियल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वहां के बैंक का कोई एक्सपोजर इंडियन बैंक में है, ना ही इंडियन बैंक का कोई पैसा वहां पे है। ये सब चीजें रिलेशन में होती तो हमें डरने की जरूरत होती। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का कि ऐसे सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया ना, वहां के लोग तो बॉन्ड में बहुत ज्यादा लगाते हैं, हमारे रिटेल भाई बॉन्ड में लगाते हैं। आपने कभी बॉन्ड में लगाया? कमेंट में बताइए, तभी पता चल सकेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हाथों हाथ हो जाएगा। तो प्रॉब्लम होने से पहले उसे बचाने की तैयारी कर लेना एक स्मार्ट डिसीजन है, और ये स्मार्ट डिसीजन लेने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेक कीजिए, अपना इनकम बाय ईएमआई रेशियो देखिए। जैसे हम लोग कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं ना, कि कंपनी पे जितना इंटरेस्ट का बर्डन है उससे कितना ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, ठीक उसी तरीके से अपना भी फाइनेंशियल हेल्थ हम चेक करेंगे इनकम बाय ईएमआई रेशियो की मदद से। तरीका सिंपल, जितना भी आपका मंथली इनकम है उसको अपने मंथली ईएमआई से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा आपका इनकम बाय ईएमआई रेशियो। एग्जांपल, मंथली इनकम आपका 30,000 है और आपका ईएमआई चल रहा है 55,000 का, तो आपका इनकम बाय ईएमआई रेशियो हुआ 0.54, जो बताता है कि आप जितना इनकम है उससे अप्रॉक्स डबल ईएमआई बर्डन है, मतलब आपका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? खराब है। तो इनकम बाय ईएमआई रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। तो कम से कम 1.5 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ईएमआई के अलावा आपके बेसिक एक्सपेंस भी तो होंगे। तो आपका ईएमआई रेशियो क्या है अभी का भी चेक करिए और हमें बताइए। इनकम बाय ईएमआई रेशियो चेक करने के बाद अगर आपका इनकम बाय ईएमआई रेशियो सही है, तब आप ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी फंड बनाएं, ताकि जॉब कट या इनकम फॉल की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको पता है ले ऑफ धुआंधार तरीके से हो रहा है, नौकरियां धुआंधार तरीके से लोगों की जा रही है, सैलरी कट धुआंधार तरीके से हो रहा है, और जो चीज अमेरिका में हो रहा है उसका इंपैक्ट इंडिया में दिखेगा आज या कल। क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस आप सुन ही रहे हो, अब ये जो बैंकिंग इश्यूज आए हैं उससे इनकी भी ग्रोथ प्रोजेक्शन कट चुकी है, तो वो सब इंपैक्ट आपको दिखने वाले। अब नेक्स्ट स्टेप है, यानी तीसरा स्टेप है, आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। अपने फंड को रिस्की एसेट से निकालकर फिक्स के साइड शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अमेरिकी लोग क्या कर रहे हैं? बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, फिक्स रिटर्न तो आएगा, टेंशन फ्री तो सोएंगे। फोर्थ स्टेप है पैसिव इनकम जनरेट करना। एवरेज मिलियनियर के पास कम से कम 7 इनकम सोर्स होते हैं। वैसे आपको भी कुछ नए स्किल सीखकर अपना पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए। इन तरीकों को फॉलो करके आप खुद को, अपने परिवार को रिसेशन प्रूफ बना सकते हो, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 41% एडल्ट खुद को रिसेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अमेरिका में, इंडिया में नहीं। तो क्या आप कर रहे हो? सोचने वाली बात है। और अगर नहीं कर रहे हो तो आज ही खुद को रिसेशन प्रूफ बनाएं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और खुद को आप रिसेशन प्रूफ बनाएंगे, और इस वीडियो को इतना शेयर कर सके कि सब लोग रिसेशन प्रूफ हो, और वीडियो को लाइक करें। और इसी में स्टॉक मार्केट आपको एक देता है सेकंड अर्निंग, जहां पर 25 मार्च से शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे, जिससे आप जो टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं जो लेवल आप लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस या कुछ भी देता हूं उसमें किस तरीके से प्रॉफिट बन रहा है। तो आप भी बिल्कुल उस तरीके से जब सीख कर ट्रेड करते हो तो डर नहीं लगता है और आराम से पैसा कमाते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और मौका जाने मत दीजिए। थैंक यू सो मच।